नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर किसी भी स्टेट के जो अगर पीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र हैं तो यहाँ पर उनके लिए सारी क्लासेस चलाई जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको विज्ञान की क्लासेस देखने को मिलेगी। करंट अफेयर्स की आज ये जो है 5वीं क्लास होने वाली है, ठीक है। और साथ ही साथ इससे पहले 4 क्लासेज आप देख सकते हैं, आपको मेरे इस YouTube चैनल पर देखने को मिलेगा। अभी जब क्लास खत्म होगी तो आपको देखने को मिलेंगे 2-3 जो क्लासेज हुई हैं उनके बारे में। और साथ ही साथ जो यहाँ पर यूपीपीएससी की जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी देखिए यहाँ पर जो क्लासेज चलाई जा रही है, बिल्कुल बेहिचक बिना कुछ सोचे चले। इनकी देखिए, इनके लिए जो यहाँ पर आरओ की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर इनकी हिंदी की हफ्ते में 2 क्लासेज चलाई जाएंगी, ठीक है। हिंदी की 2 क्लासेज हफ्ते में इनके लिए चलाई जाएंगी, तो ये भी बेहिचक होकर के यहाँ पर तैयारी करें, उनके लिए भी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। उसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट से पीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बेहिचक आप जो है यहाँ पर जुड़िए, सारी क्लासेस देखने को मिलेगी। 1 to Z यहाँ पर तैयारी देखने को, हर सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। आप मेरे चैनल पर अन्य क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अन्य दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए। चलिए, यह पहला प्रश्न है। 5वां क्लास है। एक क्लास में अभी मैं 20 प्रश्न ही ला रहा हूं, धीरे धीरे से 25-30 करूंगा, लेकिन अभी एक रिदम बनाया जा रहा है 20-20 प्रश्नों के साथ। अब बहुत चुन के प्रश्न, ये प्रश्न वही देखिए, मेरी कोई भी क्लास अगर आप देखेंगे तो उसमें मेरे 2 पॉइंट हमेशा बहुत क्लियर होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर सारे स्टेट्स को, और साथ ही साथ ऐसे प्रश्न जो आयोग पूछ सकता है। यही 2 लक्ष्य होते हैं प्रश्नों को बनाते समय कि क्या ये आ सकते हैं, इनकी क्या महत्ता होती है। क्योंकि आयोग जो होता है, जब वो प्रश्नों को उठाता है तो कहीं ना कहीं किन संदर्भ में उठाता है, उसको आधार बना करके मैं प्रश्न लेकर के आता हूं। अभी आप जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो आप समझेंगे कि क्यों ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आप सबसे या पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो चलिए भैया, उथिरा मेरूर अभिलेख किससे संबंधित है? इतने बातों के बीच में जो जान रहे उन्होंने जवाब दिया होगा क्या? चोल प्रशासन से। देखिए भैया, चोल प्रशासन से संबंधित है। एक थे परंटका चोला प्रथम। क्या थे भैया? परंटका चोला प्रथम, जो है जिनका शासन जो है आपके 907 से लेकर के 955 तक रहा, ठीक है। परंटका चोला प्रथम, जिनका शासन 907 से 955 के बीच में रहा, ये जो है उसी के दौरान ये जो है अभिलेख है, ऐसा माना जाता है। दरअसल जो आपका उथिरा मेरूर था, ये एक गांव था जो आपका जिसे चतुर्वेदी मंगलम के नाम से जो है आप देखते हैं उसमें पाया जाता है। ये आपके चेन्नई के निकट स्थित था, ठीक है। जो है उथिरा मेरूर अभिलेख। अब देखिए, इस अभिलेख से उस समय चोला प्रशासन की जो है चुनाव के संबंधी में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। इस अभिलेख से हमें क्या कि उस समय चुनाव कैसे होते थे इसकी जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। तो देखिए, ये आपकी न्यूज में था, इसीलिए मैं आपको यहां देखिए, ये आपके इतिहास से भी प्रश्न बन सकता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब समझे मैं क्यों ये प्रश्न लेकर के आया और क्यों ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट अफेयर्स में बना हुआ है, ठीक है। अब चुनाव होते थे और आपको पता है ये जो चुनाव वहां पर होते थे, इसमें जो है चलिए चुनाव के बारे में डिटेल जानने से क्या पता, ये नहीं पूछा, फिर यूपीएससी हो गया। चलिए, यूपीएससी नहीं दे रहे हम लोग। चलिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज स्थापना किन किन जो है राज्यों तक नहीं फैला हुआ था। इनका जो स्वराज की इन्होंने स्थापना को पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना जो एक अपने समय के पूरे कार्यकाल में स्वराज की स्थापना की थी। इनका स्वराज देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में नहीं, साउथ इंडिया अगर आप देखेंगे तो वहां पर अच्छा खासा फैला हुआ था। इसमें पूछा जा रहा कहां पर नहीं फैला हुआ था, यहां पर नहीं पूछ रहा। आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए भैया, जवाब दीजिए, कहां पर नहीं फैला हुआ था, इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, आंध्र प्रदेश। देखिए भैया, इनका जो है देखा जाए महाराष्ट्र में तो इनका शासन था ही, कर्नाटक के भी कुछ हिस्से में था, और कर्नाटक से ही तमिलनाडु के कुछ हिस्से आज वर्तमान में तो आप मैप कुछ भी देखें, लेकिन वर्तमान का ही अगर आप तमिलनाडु का कुछ हिस्सा देखेंगे तो उससे जो है कर्नाटक की सीमा आप देखिए लगती होगी, ठीक है। तो उसके आधार पर यह कहा जाता है कि इन 3 राज्यों में जो है इन्होंने क्या है अपने स्वराज्य की स्थापना की थी। और आपको पता है ना कि इनके जो है छत्रपति शिवाजी का अष्टप्रधान होता था। अष्टप्रधान आप लोग जानते होंगे कि अष्टप्रधान के द्वारा कौन जो है शासन करता था, तो उसमें हमारे जो है महाराज शिवाजी का नाम आता था, जिसमें अन्य प्रकार की जो है श्रेणियां होती थी, जिसमें पेशवा होते थे, मजूमदार होते थे, आपकी क्या वाके नेविस होते थे, साथ ही साथ क्या
पंडित राव जी भी होते थे, पद होता था, सेनापति होते थे, न्यायाधीश होते थे, दाबीर होते थे। ये सारे 8 प्रकार के जो है अष्टप्रधान के अंतर्गत ही ये जो है शासन करते थे। ठीक है, और आपको पता है कि छत्रपति शिवाजी जो है ये कैश में पैसा देना ज्यादा प्रेफर करते थे। पहले क्या होता ना, पहले लोग भूमि दे देते थे कैश की जगह सैलरी, क्योंकि पहले भूमि की उतनी कीमत नहीं थी जितनी आज है। तो पहले लोग भूमि दे देते थे सैलरी की जगह, और भूमि पर आप खेती करिए, अपना जो उगाएंगे उसके आधार पे आपको जो है वो आपका वेतन होगा। लेकिन इन्होंने कैश देना ज्यादा उचित समझा, इन्होंने चौथ सिस्टम चालू किया था। ये सारी चीजें तो उम्मीद करता हूं आप जानते ही होंगे। देखिए, अगर मेरी आप क्लास ले रहे हैं तो हर छोटी चीज जो जरूरी है आपको बताई जाएगी। उत्तर प्रदेश के कितने नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया? चलिए, ये 2023 में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कितने नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, कुल कितने उत्पादों को भैया जीआई टैग दिया गया आपको बताना, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया, 7। जितने लोगों ने यहां पर क्या 7 जवाब दिया है वो सही कर लीजिए। देखिए, एक तो आपका अमरोहा दस्तक था, अमरोहा ढोलक क्या था, अमरोहा ढोलक था। दूसरा आपका बागपत का होम फर्निशिंग जो घर के साथ सज्जा के लिए होते। तीसरा आपका था जो है कल्पी का था। ठीक है, कल्पी हैंड मेकर पेपर, जो पेपर आज भी हाथों से बनाए जाते। ठीक है, फिर उसके बाद आपका था क्या, महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प। ठीक है, महोबा का। फिर उसका आपके बाद क्या था, मैनपुरी आपका था तरकस। फिर चौथा था संभल हॉर्न क्राफ्ट, और पांचवा था बाराबंकी, सॉरी सातवां था है बाराबंकी हैंडलूम। तो टोटल 7 थे। ठीक है, सॉरी मैंने पांचवा अगर कह दिया, 7 थे। ठीक है, ये 7 2023 में जो है यहां पर जीआई टैग जो है इनको मिला है। ठीक है, आप लोग फिर से अगर रिव्यू एक बार फिर से लिख लीजिए, मैंने लिखा नहीं है, माफ करिएगा, यहां मेरी गलती है। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए क्या, बाराबंकी हैंडलूम। दूसरा आप क्या लिख लीजिए, संभल हॉर्न क्राफ्ट। ठीक है, ये पता है ये मतलब एनिमल्स के द्वारा बनाए जाते थे, लेकिन इनमें जो है उनको बहुत नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, हॉर्न क्राफ्ट जो बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या था, मैनपुरी तरकस। फिर चौथा आपका क्या था, महोबा गौरा पत्थर। ठीक है, हस्तशिल्प जिसे कहते हैं। और उसके बाद बाकी आपके जो 3 थे मैंने आपको बता ही दिया है, क्या, अमरोहा ढोलक, और उसके बाद आगे बागपत होम फर्निशिंग, और उसके बाद क्या था, कल्पी हैंडमेड पेपर। ठीक है, ये 7 जो है मैंने इसलिए 2 बार रिपीट कर दिए जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जवाब दीजिए, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। राज्य पर या मिथुन संक्रांति किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आप लोग को पता है, अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहां पर पर्व और त्योहार को लेकर के जो है ना, ये 1-2 प्रश्न तो हर स्टेट पीसीएस के पेपर में देखता हूं पूछता ही है, पर्व और त्योहार को लेकर के। तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये आंख बंद करके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताओ, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ओडिशा। देखिए भैया, ये जो है आपके ओडिशा में मनाया जाता है। इसके पीछे भी बहुत गजब की कहानी है। क्या कहानी है कि ये जो है 3 दिन तक मनाया जाता है, पहले तो ये जान लो। ठीक है, और ये जो 3 दिन तक मनाया जाता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसमें यह माना जाता है कि जो राजा थे वो राजसवला से लौट करके आए थे। ठीक है, इसमें यह माना जाता है कि राजा थे वो राजसवला से लौट के आए थे, और इसीलिए जो है इसे एक राज पर्व नाम दिया गया। और अगर आप दूसरी तरह से देखेंगे तो ये कृषि से संबंधित एक त्योहार मनाया जाता है, कृषि के रूप में छुट्टी मनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि भूदेवी की पूजा की जाती है। अब भूदेवी कौन है, भूदेवी जो है जगन्नाथ की वाइफ मानी जाती है। ठीक है, भूदेवी जो है जगन्नाथ की वाइफ मानी जाती हैं। और ये 3 दिन तक ये भी होता है कि लोग नंगे पैर पृथ्वी पर नहीं चलते हैं, लोग नंगे पैर पृथ्वी पर नहीं चलते हैं। और यह भी कहा जाता है कि जो एक जिसे महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन एक होता नहीं है, जो माहवारी से कहते हैं, वो आता है। तो वैसे ही मानता है कि ये वुमेनहुड को प्राप्त करती है। इन 3 दिनों में एक दिन ये वुमेनहुड मतलब जो मातृत्व क्या कहते हैं, वुमेनहुड को हिंदी में क्या करें, चलो ठीक है समझ लेना, उसको जो है प्राप्त करती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है लोग नंगे पैर नहीं चलते हैं। 3 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है। इसे जो है कृषि के छुट्टी के रूप में भी मनाया जाता है, जो ओडिशा में आपके मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर? उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट्स मैंने यहां पर क्लियर कर लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीनों दिन को अलग अलग से दूसरे दिन ये माना जाता है कि जो मिथुन सोलर डे है उसका जो है शुरुआत होता है, इसलिए इसे मिथुन संक्रांति भी कहते हैं। मिथुन संक्रांति का रीजन है कि जो दूसरा दिन होता है उस दिन से नया सोलर यानी क्या नए दिवस के रूप में भी वहां पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
अंबुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है? चलिए जवाब दीजिए। अंबुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है? चलिए बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? असम। जी भैया असम। अब असम में देखिए, असम से इसका संबंध और असम में ये मेला मनाए जाने का प्रथम कारण क्या है? देखिए ये जो है 4 दिन तक चलने वाला मेला है, 4 दिन तक, ठीक है, ये 4 दिन तक चलने वाला मेला है। इस 4 दिन के मेले में यहां पर यह माना जाता है कि जो है इसमें भी वही सेम है, ठीक है, कि आपके जो गुवाहाटी नहीं है, असम, असम की राजधानी गुवाहाटी, गुवाहाटी के पास आपका कौन सा टेम्पल है भैया? कामाख्या। कामाख्या का कहां पर है? नीलांचल हिल्स पे, ठीक है, वहीं पर जो है ये मेला लगता है, ठीक है, ये अपने दिमाग में बैठा लेना। ओके, और यहां पर भी देखो, जैसे मैंने आपको वहां बताया कि राजपर्व, वैसे यहां पर भी सेम माना जाता है कि यहां पर भी मेंस्ट्रुएशन जो आपको महिलाओं में माहवारी पाया जाता है, ये उसको भी जो है यहां पर उसको भी ध्यान में रख के पूजा की जाती है, ठीक है। असम जो ये मनाया जा रहा है अंबुबाची मेला, ठीक है, क्योंकि यहां पर कामाख्या जो देवी होती हैं, ऐसा माना जाता है कि जो ये साल भर में जो ये मेंस्ट्रुएशन माहवारी होती है उसको सेलिब्रेट करते हैं लोग, ठीक है। अब सोचिए हमारे भारत में माहवारी को भी सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन माहवारी को कहने से डरते हैं। मतलब मैं देखता हूं समाज में माहवारी को लेकर के ऐसा फैला हुआ है, ऐसे लगता है कि कोई वो अपराध टाइप की चीज हो या कोई बहुत गंदी चीज हो, जिसे मैं क्या कहूं, ठीक है। तो ये समझ गए। इसके बाद चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आपको पता है ना, भारत में कुल 52 शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठों में से कामाख्या भी एक शक्तिपीठ है। ये आपको पता है कि नहीं? ये आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, 52 शक्तिपीठों में से कामाख्या भी आपकी एक शक्तिपीठ होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर, जोहा चावल किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल या असम? चलिए बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और जो अन्य क्लासेज यहाँ पर हो रही है, जैसे भी विज्ञान की एक क्लास हो चुकी है, आपको दूसरी क्लास भी देखने को मिलेगी। ये कॉन्टिन्यूसली ये प्रक्रिया चलती रहेगी आपके पेपर तक, जो आपके कभी भी होते रहेंगे। क्लासेस तो आपको रोज देखने को मिलेंगे, क्योंकि पेपर होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, क्लासेज यहाँ पर भी होती रहेंगी। चलिए, तो जोहा चावल, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? असम। जी भैया देखिए, असम में जो है इस जोहा चावल को जीआई टैग भी मिला हुआ, ठीक है, जीआई टैग भी मिला हुआ है। और इसमें यह माना गया है कि इसमें जो है कुछ ऐसे मिनरल्स पाए गए हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जो आप ओमेगा 6 जानते हो, ओमेगा 6 बहुत जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। तो इसमें जो ओमेगा 6 के जो है गुण इस चावल में मिले हैं, ठीक है। ये जो है जैसे जो डायबिटीज होते हैं ना, उन पेशेंट्स पे ये बहुत अच्छे से इस चावल को खाने से फायदा हो सकता है। इससे वो क्या करता है, अगर उनमें डायबिटीज हो रहा है तो डायबिटीज को कम करेगा, यानी प्रिवेंट करेगा, यानी कि रोकेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें काफी ऐसे गुण पाए गए हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं अगर हम इस चावल को खाते हैं हमारे शरीर के लिए। मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए। और सबसे बेनिफिट में ओमेगा 6 जान लीजिए, डायबिटीज के लिए जरूरी है। और ये असम का जो चावल है इसे जीआई टैग मिला हुआ है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस प्रश्न से निकल के आते हैं। चलिए, मेनहिर्स किस राज्य से संबंधित है जिसे यूनेस्को से टैग प्रदान करने की मांग की गई है? चलिए भैया जवाब दीजिए, यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा? इसे अंग्रेजी में MENHIRS लिखा जाता है, ठीक है। अब बताइए, इसके पीछे भी देखिएगा बहुत अच्छी एक इतिहास से जुड़ी जानकारी मिलेगी आपको, क्योंकि यूनेस्को से अगर मांग किया जाए तो यूनेस्को तो है ही, जो आपकी वैश्विक जो चीजें हैं जो विरासत में मिली हुई है उनको संरक्षित करने का ठेका ही लेता है यूनेस्को। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो है हमारे इतिहास संबंधित होगी। कुछ चीजें जो है ज्यादा अगर आप सही से पढ़ रहे हैं, कुछ चीजों का हिंट ही आपको बता देता है कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। हाँ, तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया है? तेलंगाना। जी भैया, तेलंगाना में जो है ये उसके क्या नाम है, मुडुमल जिले, मैं आपको बता दूं, मुडुमल जो गांव है, मुडुमल गांव में, ठीक है, तेलंगाना के मुडुमल गांव में जो है ये आपको मेनहिर्स मिले हैं। ये कैसे मिले हैं आप समझिएगा। जैसे यहां पर मुर्दों को गाड़ा गया, तो जैसे आप लोग क्या कहते हैं, क्रिश्चियन में देखते नहीं, ऐसे जो है ऐसे वो लगा देते हैं, क्रॉस बना देते हैं उनके जहां उनकी कब्र होती है।
तो सेम ऐसी ही चीज वहां पर जो है गांव पाएगी। वहां पर ये देखा गया कि जहां पर इनको गाड़ा गया है वहां पर ऐसे जो है ऐसे स्टैंड मतलब वर्टिकल टाइप में खंबे गाड़ दिए गए, और ये खंबे जो गाड़े गए हैं ये करीब जो है 25-25 फीट के गैप पे लगाए गए हैं, और इनको इस हिसाब से मतलब सेट किया गया है कि जो सूरज का मूवमेंट होता है वो जो है हम लोग क्या कर सके, देख सके कि सूरज किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, इससे जो है सूरज के दिशा का भी जो है ज्ञान लेते थे, और इन्हें जो है क्या नाम है, और साथ ही साथ इन्हें जो है ये जो बनाया गया था इनमें 25 फीट का गैप रखा गया था। ठीक है, 25 फीट का गैप रखा गया था। ठीक है, समझ गए? ओके, चलिए। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है मेगालिथिक जो पीरियड था ये उससे जो है संबंध रखते हैं। ये जो मिले हैं ये मेगालिथिक पीरियड से जो है अपना संबंध रखते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, मेगालिथिक, थोड़ा सा मैंने बहुत सटा के लिख दिया, शायद आपको समझ में ना आए। चलिए, मैंने बोल तो दिया ही, उतना तो आप समझ ही गए होंगे। ये मेगालिथिक पीरियड से जो है आपको समझ में आता है। और सबसे बड़ी चीज, ये जो मेनहिर्स मिले हैं ये आपके साउथ ईस्ट एशिया, जो आपका मतलब आप जानते हैं कि एशिया को कई भागों में, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया में हमारा जैसे वियतनाम और भारत हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सारे कंट्रीज आते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो है ये आपका सबसे बड़ा जो है मेनहिर्स के क्लस्टर माने क्या होता है, जहां पर क्लस्टर क्या, जहां सारी कई चीजें इकट्ठी पाई जाए तो इन्हें क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है, मतलब समूह कह सकते हैं। तो इन मेनहिर्स के समूह के मामले में सबसे बड़ी खोज जो है और जो आपके तेलंगाना में है, जो तेलंगाना के मुडुगल गांव में स्थित है, और ये जो है क्या आपके साथ ही साथ बुरियल जहां पर लोगों को गाड़ा जाता था, मतलब दफनाया जाता था, वहां पर ये जो है खड़े होते थे, और इससे सूर्य की दिशा का ज्ञान भी, कि सूर्य कैसे मूवमेंट कर रहा है उसका पता हमें लगता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर बनाने का फैसला किया, इसका नाम क्या रखा है? जैसा केंद्र सरकार ने जो है ये फैसला किया है कि जो है जो उसके पास म्यूजियम है, ठीक है, उनको वो वर्चुअली भी लोग देख सके, समझ सके, तो इसका उन्होंने जो है व्यवस्था किया है। इसके लिए क्या किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइटी जिसे कहते हैं, इन्होंने जो है समझौता किया है। ठीक है, और इन्होंने मिलकर जो पार्टनरशिप किया, उस पार्टनरशिप के बाद जो ये चीजें निकल के आ रही हैं, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है माय डियर, बताओ कुछ आइडिया है? जतन। जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जतन दिया है, वो सही कर ले। ठीक है, जतन यहां पर इसका सही नाम है। इसमें जो इंडियन स्कल्पचर हैं उनका जो है क्या एक पूरा कलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, एक पूरा कलेक्शन किया जा रहा है, जिससे आप जो है आप इसको जो है देख सकते हैं यहां पर क्या क्या चीजें मिलेंगी। ठीक है, जैसे आप इमेज जो है आप इमेज देख सकेंगे, इमेज क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप उस पर वाटर मार्किंग, आप जैसे होता नहीं कि वाटर मार्किंग आजकल, जैसे ये दा देख रहे हो, ये भी एक वाटर मार्किंग है। ये दा देख रहे हो ना, ये क्या है कि मेरे चैनल का लोगो है, ये वाटर मार्क है। तो ऐसे वाटर मार्किंग भी आप जो है उसमें फीचर पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है अब उसमें हो सकता है नंबरिंग की जाएगी, जिससे आदमी को पता लगे कि कौन सा क्या है, कैसे है। तो और आपको सबसे बड़ी चीज देखिए, चलिएगा, जितने आपके पास म्यूजियम है उसमें से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास 10 म्यूजियम है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास, MOC से कहते हैं, इनके पास 10 जो है म्यूजियम है। वहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे ASI हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इनके पास जो है कुल 44 साइट ऐसे हैं जो इनके पास अभी इनके संरक्षण में स्थित है। ठीक है, समझ गए? तो यही प्रश्न का पूछे जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास कितने म्यूजियम है, 10, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास टोटल 44 लोकेशन है। और देखिए यही जो खोजते हैं यही तो म्यूजियम बनता है भाई, ये खोजते हैं म्यूजियम बनाते हैं, इतना ही होता है, और इनका संरक्षण चलता है। अब हम लोग देखने जाते हैं क्योंकि हमें अपने इतिहास जानना है, बहुत आसान सी बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, बताइए। चलिए जवाब दीजिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए यूपी वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब गीता प्रेस, जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है, क्या गीता प्रेस जवाब दिया, वो सही कर ले। गीता प्रेस को पता है कि जो है यहाँ पर 2021 का दिएगा। गीता प्रेस आपके कहां पर, गोरखपुर में स्थित है दोस्तों, ये मत भूलना, ये बहुत पूछ सकता है, अन्य राज्यों के लिए पूछ सकता है।
जैसे यूपी में भी पूछ सकता है तो ताजुब मत करना, ये गोरखपुर वैसे ही बहुत हाईलाइट है। अब देखिए जो गांधी पुरस्कार है इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, ठीक है। ये जो है यूपी पीसेस बहुत बार कर रहा है, इससे पूछ रहा था कि इसकी शुरुआत कब से हुई है, ठीक है। और ये जो है शुरुआत जब हुई थी तो गांधी जी की 125वीं जयंती जब थी वो 1995 में थी, तो वहीं से जो है यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई और इसे जो है सभी लोगों को दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो प्राप्त करता है भैया उसे 1 करोड़ रुपए, कितने, 1 करोड़ रुपए की धनराशि जो है दी जाती है, ठीक है। ये जरूर जानेगा। उसके बाद साथ ही साथ उन्हें एक पत्र दिया जाता है और एक ट्रेडिशन जो प्राचीन हैंडलूम का बना हुआ आइटम होता है वो भी कुछ देते हैं, तो उतना हमें क्या जानना। इससे पहले जो मिला था वो रामकृष्ण मिशन और इसरो के जो संबंधित क्या नाम था, इसरो को और रामकृष्ण मिशन को मिला हुआ था। इससे पहले जो मिला हुआ था वो आपके किसके, इसरो और रामकृष्ण मिशन को मिला हुआ है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन को मिला हुआ इससे पहले जो मिला था। ओके डियर, उम्मीद करता हूं हर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। रामकृष्ण मिशन इसरो तो जानते होंगे, अगर भारत में हो तो पता होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस में आयोजित डायमंड लीग के लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर ने कौन सा स्थान हासिल किया। डायमंड लीग नाम, अब देखिए खेल से समझ जाइएगा कि जैसे बहुत बार प्रश्न पूछ लेता है कि ये लीग किससे संबंधित है। प्रश्न को हमेशा, प्रश्न को सबसे अच्छा तरीका है जवाब को समझने का, सॉरी जवाब को देने का, कि प्रश्न को अच्छे से समझा जाए। प्रश्न को जितने आप अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, चाहे आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप पेपर देने जा रहे हैं, चाहे आप किसी किताब से पढ़ रहे हैं, हमेशा प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। क्योंकि प्रश्न जब कुछ बोल रहा होता है ना तो वो आपसे पूछ रहा होता है, और जब आपसे सवाल किया जाता है ना तब आपका जो ध्यान होता है वही वास्तव में सबसे तेज आपकी स्मृति पर जोर डालता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहां पर बताइए। तो देखिए डायमंड लीग किससे संबंधित भैया, लंबी कूद से। और इसे कौन भैया, मुरली श्रीशंकर, जो किससे संबंधित है आपके, लंबी कूद से। यहां से देखिए 2 प्रश्न ऐसे घुमा के पूछ सकता है। अब कौन सा स्थान हासिल किया तो ये आपको बताना है। बातों बातों में मैंने बता ही दिया होगा तो पद भरोसा नहीं। इन्होंने 3य स्थान हासिल किया। कौन सा भैया, इन्होंने जो है 3rd पोजीशन जो है हासिल किया है। और ये जो है हर साल आयोजित होता है। डायमंड लीग जो प्रतियोगिता ये हर साल जो है आयोजित की गई है। इसे 2010 में जो है स्टार्ट किया गया था। पहले एक IAAF होता था, उसकी जगह पर हटा करके अब जो है डायमंड लीग जो है आयोजित किया जाता है, ठीक है। वैसे इसके बारे में बहुत नहीं जानने जो थे, शायद इससे पूछेगा नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को किसने पराजित करके जीता। अब बताइए, कुछ लोगों के लिए तो लग रहा होगा सर ये भी प्रश्न क्या ही है। पूछा भैया, आपके आयोग ने ऐसे प्रश्न पूछ लिया, 3-4 तरह से पूछ लिया है। किसने किसको हराया, कहां खेला गया, और किसने कितनी बार जीता, ये सब तमाम तरह के प्रश्न है। तो अभी टेस्ट चैंपियनशिप शायद ये 2री या 3री बार हो ही रही है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसमें बहुत बड़ा इतिहास है भी नहीं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या है, तो जितने लोगों ने यहां पर जो है भारत को किसने पराजित करके जीता, जी भैया ऑस्ट्रेलिया। इसी ऑस्ट्रेलिया ने आपको वर्ल्ड कप जो है जीतने से रोका, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने आपको टेस्ट चैंपियनशिप भी जीतने से रोका। ये भी जो है क्या नाम, वर्ल्ड कप जैसा ही है, ठीक है। WTC इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है भारत को पराजित किया था, इसकी वजह से ये नहीं जीत पाया। और इसको जो है एक अलग तरह से होता है, इसमें से क्या होता है ना कि 6 सीरीज आपको खेलने, ठीक है। अब देखो ये होता कैसे, इसको समझ लेना। इसमें 6 सीरीज होते हैं। 6 सीरीज में से आपको जो है इस साल भर में आपको जो है 6 सीरीज होंगे। इसमें जो है 3 सीरीज आपके घर पे होंगे, ठीक है। 3 सीरीज ऐसे होंगे जो आपके घर पे होंगे, यानी से इंडिया वाले हैं तो इंडिया में खेलेंगे। और 3 सीरीज आपको जो है जाकर के दूसरे देशों में खेलना है, मतलब बाहर देशों में खेलना है, ठीक है। बाहर खेलना, 3 जो है आपको घर पे खेलना है। और इसके आधार पर आप जब मैच जीतेंगे तो उसके हिसाब से आपका पॉइंट बनेगा, उसी पॉइंट के हिसाब से आपकी रैंकिंग होगी। और जो टॉप 2 रैंकिंग की टीम होंगी उनके बीच जो है टाइटल के लिए वो होगा, क्या कहते हैं, फाइट होगी, मैच होगा। उसमें जो जीतेगा वही टेस्ट चैंपियनशिप आपका जीतेगा, ठीक है। चलो
अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन को कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? जवाब दीजिए। चलिए बताइए भैया, कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? जवाब दीजिए। 1.5 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल? अब देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन ऐसा मिशन है जो कई बार, जैसे मैंने 2-3 स्टेट्स का, जैसे खास करके एमपी पीसीएस और यूपी पीसीएस का जो मैंने पेपर देखा है, क्योंकि 2-3 राज्यों का मैंने बहुत ध्यान से, मैं पेपर तो मैंने सबके देखे, लेकिन कुछ जो आदमी को याद आ जाए तो उसमें मैं कह सकता हूं कि ये सब प्रश्न एमपी पीसीएस यूपी पीसीएस बहुत जरूरी है। अब देखिए, यूपी पीसीएस यहां पर भी खेला करता, अभी बताता हूं। देखिए, ये तो जो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, जो पहले जून 2023 तक था, उसे बढ़ा करके आपका जून 2024 तक कर दिया गया। ठीक है, यानी कि अब स्कीम जो है जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब देखिए, यहां पर यूपी पीसीएस क्या खेला करता है, वो पूछता है कि ये स्कीम किस साल शुरू हुई है, इसका सही मिलान करिए। ये प्रश्न ऐसे पूछ लेता, करीब इसने मैं 2-3 सालों का पेपर देखा, उसमें किया है। तो ये भैया देखिए, इस मिशन की शुरुआत 2015 में हुई थी। ठीक है, 2015 में। और ये पूरी तरह से जो है क्या है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। ठीक है, इससे ज्यादा इसके बारे में मत जानो, बहुत लंबा हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कौन सी कानून आयोग का गठन किया गया? चलिए जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब किया, देखिए कानून आयोग का काम क्या होता है। कानून आयोग देखिए, बहुत हमारी भारत की आजादी के पहले से जो है कानून आयोग का गठन होता चला और वो प्रक्रिया भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके यहां जो कानून होते हैं वो समय के अनुसार जरूरत बदलती रहती है। एक चीज आप हमेशा जान लीजिए, चाहे मनुष्य हो, चाहे धर्म हो, चाहे कहीं भी हो, अगर व्यक्ति समय के साथ बदलाव नहीं लाएगा, सबसे बड़ी जरूरत होती है बदलाव। उस बदलाव के लिए जरूरी होता है क्या? अवलोकन, आकलन। और ये जो कानून आयोग है ना, ये यही करते हैं कि आपके यहाँ जो कानून है वो कितने जरूरी है, उनमें क्या बदलाव की जरूरत है, क्या है, कैसे है। तो अवलोकन, आकलन जो होता है वो कानून आयोग हमारे देश के कानून को लेकर करता है। तो उससे कौन से कानून आयोग का गठन किया गया? 22वें जो है, इनसे इन्होंने ये कहा है कि सजेशन ले रहे हैं। अब ये सजेशन ले रहे हैं कि इस पे क्या करना है, कैसे करना है। और यूसीसी देखिए बहुत ज्यादा न्यूज में, इसीलिए मैंने इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लिया। बहुत ज्यादा न्यूज में भैया कि कौन सा कानून आयोग इसके संबंधित है, इसके गठन किया गया है, या कौन सा कानून आयोग जो है इसको लेकर के अभी हाल ही में जो है विचार कर रहा है। तमाम तरह से प्रश्न घुमा के पूछ लेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए 22वां कानून आयोग। अब देखिए, आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 44 जो है इसके बारे में चर्चा करता है, जिसमें कहा गया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। लेकिन एक चीज समझ, इसे फंडामेंटल राइट्स में नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि उस समय के लोगों को भी पता है, आज के लोगों को भी पता है, और मैं जिस भारत को देख रहा हूं मुझे ये पता है कि आने वाले 25 साल बाद के भारत को भी पता है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। ये राजनीतिक तौर पर कितना भी इसका उपयोग किया जाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सामाजिक तौर पर आप इसे इतनी आसानी से नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि यार, एक जाति से दूसरे जाति में शादी करने जाते हो ना, उसके लिए हत्या और क्या क्या झेलना पड़ता, समाज की गालियां, और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड सोच रहे हो, बहुत बड़ी चीज है। उसके लिए कई सालों की मंथन की जरूरत है, तब जाके कुछ इसका निष्कर्ष निकलेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। खैर, मेरा काम तो पढ़ाना है, बाकी जो हो जाए हम भी उसी गंगा में हाथ धो लेंगे। कानून आयोग के अनुसार भारत में प्रति 10 लाख पर कितने जजों की नियुक्ति की जरूरत है? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 21, 40, 50, 55? मतलब लॉ कमीशन, देखिए अब लॉ कमीशन यही सब देखता है। अब इसने कहा कि देखिए, आपके भारत के हिसाब से, जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से कितने जज होने चाहिए। अगर इससे कम जज है तो इसका मतलब आपके यहाँ केस बढ़ेंगे, केस पेंडिंग में रहेंगे, आपके यहाँ पे न्याय में देरी होगी। और एक कहा जाता है कि अगर न्याय में देरी की जा रही है तो यानी कि उसको न्याय से वंचित किया जा रहा है। ये भी एक बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। अब मुझे भूख आज है, तुम रोटी कल दे रहे हो, तो मैं आज भूखा रह के कल पता नहीं जिंदा रहूं कि ना रहूं, क्या मतलब है? ये भी तो क्वेश्चन है। चले, तो जितने लोगों ने यहां पर क्या 21 जजों का जवाब दिया, यानी कि ए जवाब दिया है, वो सही कर, ठीक भैया। इन्होंने ये बताया था कि 21 जजों की जो है हर 10 लाख पे जरूरत होते हैं। ठीक है, माफ करिएगा, माफ करिएगा, माफ करिएगा।
कानून आयोग ने कहा है कि 50 जज होने चाहिए हर 10 लाख पे। उल्टा मैंने बता दिया। कानून आयोग ने कहा है कि 50 जज होने चाहिए हर 10 लाख पे, लेकिन हमारे इंडिया में वर्तमान में केवल 21 जज हैं। ये बहुत बड़ा अंतर। देखिए 50% भी नहीं जज हैं, जो कानून आयोग की बात की जा रही है। इन्होंने कहा अगर 10 लाख पॉपुलेशन है आपके भारत में तो प्रति 10 लाख पर कम से कम 50 जजों की नियुक्ति तो होनी चाहिए, लेकिन मात्र 21 जज जो है इस समय आपके भारत में प्रति 10 लाख पर है। अब जान के चलिए कितनी वैकेंसी यहीं पर खाली है, ठीक है, लेकिन मिलेगी नहीं, बैठे रहो, थोड़ी थोड़ी आएगी, थोड़ा थोड़ा मजा लो, थोड़ा थोड़ा जो सह पैसा। और यहां पर यह भी कहा गया है कि करीब करीब 70,000 केसेज और 60 लाख और 4.5 करोड़ केसेज ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के आधार पर पेंडिंग है। मतलब लोअर कोर्ट में आपके 4.5 करोड़ केसेज, आपके 60 लाख केसेज हाई कोर्ट में और करीब 70,000 केसेज सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो सोचिए क्या ही हमारे देश में न्याय मिलेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों के मामले में कौन सा कथन असत्य है, जवाब दीजिए। चलिए भाई असत्य पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए क्या होगा। खोज और जब्ती, जुर्माना लगाना, उच्च न्यायालय की शक्ति या कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत की शक्ति। चलिए भैया जवाब दीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसा प्रश्न। तो माय डियर, इतना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय इतना न्यूज में रहता है कि कम से कम उसकी शक्तियों के बारे में तो जान लो कि भाई वास्तव में उसकी शक्तियां होती क्या हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पावर तो कुछ होते हैं। अब क्या क्या पावर होते हो बताओ ना। बहुत न्यूज पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, जवाब दो क्या सही होगा। तो इसमें सही 3 है, एक गलत है। और जो गलत है बहुत आसान है कि भैया देखो इसके पास उच्च न्यायालय की नहीं बल्कि सिविल कोर्ट की शक्तियां होती, ठीक है, सिविल कोर्ट की शक्ति जो है इसके पास होती है। बाकी ये तीनों कथन सही है। जी भैया, जब प्रवर्तन निदेशालय आपके यहाँ आता है ना तो आपका उसको पूरा खोजबीन करने का अधिकार होता है, यहां तक कि चीजें जब्त भी कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है, आपको पेनल्टी ठोक सकता है। सिविल कोर्ट की तरह वो जो है आपको जो है क्या कर सकता है, आपको गिरफ्तार भी कर सकता है, और क्या है कोर्ट में आपके खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत भी कर सकता है वो। तो ये चारों कथन सही है। अब इसको हटाने के बाद ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बहु राज्य कोऑपरेटिव कानून 2022 में बदलाव के बाद अब अधिकतम डायरेक्टर की संख्या कितनी हो सकती है। बहु राज्य कोऑपरेटिव का मतलब है, इसे आप लोग कोऑपरेटिव बैंक जानते होंगे जो राज्य स्तरीय होते हैं, लेकिन कुछ कोऑपरेटिव बैंक ऐसे होते हैं जो कई राज्यों में अपनी शाखाएं खोले होते हैं। बहु राज्य से महाराष्ट्र में भी खोले होते हैं, मध्य प्रदेश में भी खोले होते हैं, उत्तर प्रदेश में भी, तो ये बहु राज्य कोऑपरेटिव हो जाते हैं। तो इनको लेकर के अब बदलाव किए गए हैं, बदलाव बहुत सारे किए गए हैं। और इनमें जो है जैसे इनमें एक चेंज किया कि इनकी इलेक्शन जो है अब कराई जाएगी, जो इनमें इलेक्शन नहीं होता था कि भाई अब जो कोई एक बार बन गया हमेशा बनेगा तो वो काम को लेकर ध्यान नहीं देगा ना, तो अब इलेक्शन, और इलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि मैं कराऊंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि मैं कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा जो बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक हैं इनको अगर मर्ज करने की बात आएगी, एमएलगम यानी मिश्रण करने की बात आएगी, या फिर जो है इनमें अलग अलग राज्यों के हिसाब से डिवीजन करने की बात आएगी, तो वो अब हो सकता है जो पहले नहीं हो सकता था, ठीक है। ये जो नए नियम आए हैं इसके आधार पर, उनमें से एक आपका है कि जो है कितने अधिकतम संख्या हो सकती है। उसका ये कहा गया है कि जो कोऑपरेटिव बैंक सिक हैं यानी कि वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए एक फंड भी बनाया जाएगा। अब वो फंड जो है जो कोऑपरेटिव बैंक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनसे जो है कुछ उनके मुनाफे में से परसेंटेज उनसे लिया जाएगा और वो फंड में डाला जाएगा, और फिर वही फंड जो सिक कोऑपरेटिव बैंक है उनमें ट्रांसफर किया जाएगा जिससे वो भी उबर सके। एक अच्छा चीज है, ठीक है, देखते हैं। और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो अपील कर सकते हैं, अपील में अगर आपको दिक्कत हो हाई कोर्ट जा सकते हैं, दैट्स इट। हाँ, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब 21 दिया वो सही गलत। जी हाँ दोस्तों 21 होगा, अधिकतम 21 डायरेक्टर हो सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है क्या होगा 21 में क्या होगा, 2 ऐसे होंगे जो एडिशनल होंगे, उसमें साथ ही साथ क्या होगा, इसमें जो है आपको एक शेड्यूल मतलब जो है एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए और उसमें 2 महिला होनी चाहिए। तो 21 में यह भी ध्यान रखना है कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। बहुत जरूरी यार, हमारे इंडिया में रिप्रेजेंटेशन को लेकर के जो मुहिम चलाने की जरूरत है अभी थोड़ा पीछे है, ठीक है। जाति जनगणना एक अच्छा तरीका है रिप्रेजेंटेशन के लिए। अभी बहुत से लोग जाति जनगणना के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। जो आप लोग कहते हो कि कुछ लोग को लगता है कि
आरक्षण की वजह से मेरा नुकसान है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें आरक्षण से क्या ही मिला। तो माय डियर, एक बार जाति जनगणना हो जाने, जिससे रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया कि क्यों जरूरी है जाति जनगणना। इसको आरक्षण से अगर आप जोड़ रहे हैं तो आप अभी जाति जनगणना को समझे नहीं है। चलिए, टॉपिक अलग है। चुप रहने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है बताइए? राइट ऑफ साइलेंस। ये क्या है? राइट ऑफ साइलेंस। चलिए बताइए, राइट ऑफ साइलेंस जो है किसके अंतर्गत आता है? जवाब दीजिए। एक तो ऐसा अनुच्छेद है, मतलब आर्टिकल है, जिसमें मतलब जो भी चीज ना समझ में आए तो उसमें डाल दो। ठीक है, एक तो वो होता है कि जो समझ में ना डाल दो, यहां वो गलती मत करना, क्योंकि वो इसमें नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद वो 21 है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है आपका 20(3). देखिए भैया, अनुच्छेद 20(3) ये कहता है कि आपको कोई भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर, मतलब अपने खिलाफ बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, आप चुप रह सकते हैं। यही है राइट ऑफ साइलेंस, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बताया और कहा ये हर व्यक्ति को अनुच्छेद 20 के क्लॉज 3 यानी कि सब क्लॉज 3 के अंतर्गत आपको मिलता है। समझ गए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे तो ये लगा कि ये खेला कर सकते हैं, कोई भी राजा यहां से उठा खेला कर सकता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लास अब खत्म होने वाली है। भारत का डिजिटल बाजार $1 ट्रिलियन को कब तक पहुंचेगा? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको पता है डिजिटल बाजार का मतलब क्या है? कि जो हम लोग खरीदारी आजकल कर रहे हैं डिजिटली तरीके से कर, डिजिटल मार्केट आज हम लोग का बहुत, इंडिया आजकल डिजिटल मार्केट के मामले में बहुत अच्छा हब बन सकता है आने वाले समय में, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, नेट की उपलब्धता भी है, स्मार्टफोन आ ही रहा है, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है, लोगों में एजुकेशन अच्छा आ रहा है, तो ये सारी चीजें काफी अच्छे से। और सबसे बड़ी चीज है कि वी आर अ हब ऑफ पॉपुलेशन। मतलब हमारे पास कोई हब हो या ना हो, पॉपुलेशन का हब तो इंडिया ऑलरेडी है ही। चलिए, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, 2025 और 26 जवाब दिया, वो सही कर ले। 2025-26 तक भारत जो है यहाँ पर इसे $1 ट्रिलियन के जो है लक्ष्य को हासिल कर लेगा। ठीक है, इससे ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत है नहीं। चलिए, ये 1 लाइनर क्वेश्चन था। फ्रांस भारत में अपना ब्यूरो डी फ्रांस किस शहर में स्थापित करेगा? चलिए जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, बस भैया एक दो प्रश्न और क्लास खत्म। जितने लोगों ने यहां पर क्या हैदराबाद जवाब दिया वो सही कर ले। देखिए भैया, भारत जो है सॉरी जो आपका फ्रांस है, अभी हाल ही में भारत और फ्रांस के रिश्ते को, बायलेटरल रिश्ते को 25 साल पूरे हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 25 साल 50 साल जैसे जहां आते हैं तो वो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 25 साल हुए हैं, तो ये जो स्थापित कर रहा है। और साथ ही साथ आपको ये पता है कि भारत भी अपना कंसुलेट जनरल जो है वो वहां के कहां पर, मार्सिले में स्थापित कर रहा है। कहां पर? ये फ्रांस का एक शहर है मार्सिले। ठीक है, मार्सिले में स्थापित कर रहा है। तो उसी प्रकार जो है 25 साल इन दोनों के रिश्ते स्थापित होने के बाद फ्रांस अपना जो है कहां पर स्थापित कर रहा है भैया? हैदराबाद में स्थापित कर रहा है। और इन दोनों ने जो है हॉरिजन 2047, ये पूछ सकता है, हॉरिजन 2047 की जो है चर्चा की है। ठीक है, तो पूछ सकता है हॉरिजन 2047 ये किन दो देशों से संबंधित एक फ्रेमवर्क है? तो उसका सही जवाब होगा फ्रांस और भारत। ठीक है, चलो भैया आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और क्लास को खत्म करते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन में कौन सा नया सदस्य देश जुड़ा? क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करना, और माय डियर अगर ऐसी क्लासेज और देखनी है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ अपने अन्य दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि यही वो क्लासेज हैं जो आपको ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं कोई कॉपी पेस्ट क्लासेज नहीं लाता, खुद की मेहनत, खुद का आकलन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा तगड़ा मिश्रण तभी आता हूं। तो जितने लोगों ने इस आखिरी प्रश्न का सही जवाब क्या दिया? ईरान। जितने लोगों ने क्या ईरान जवाब दिया वो सही कर ले। ईरान जो है यहाँ पर इसका नया देश के रूप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसी साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू।